आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जय नाज़रीन, बात करेंगे मिड ऑफ द वीक में हम आ चुके हैं। और जो है ऑयल की प्राइस थोड़ी सी डाउन हुई, जिसकी वजह से जो है हमारी मार्केट थोड़ी सी जब स्टार्ट हुई तो पॉजिटिव हुई, लेकिन ज़्यादा देर जो है इस पॉजिटिविटी में नहीं रह सकी। और सेकेंडली ये कि जो है जैसे कि हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो विज़िट है वो चाइना वाला, उसके बाद जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है, जो शायद उनकी आज की स्टेटमेंट में भी थी कि जो है फाइनेंशियल मार्केट जो है एक उसको एक बूस्ट मिलेगा। और जो है लेट्स सी, अब आगे देखते हैं कि मार्केट कैसी रहती है और जो है क्या स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं हमारी मार्केट में जो चीज़ें हैं वो ज़रा पॉजिटिव नोट पे हमें नज़र आ रही हैं। साथ में कुछ आईपीओज भी आ रहे हैं विच इज़ गुड। और अगर हम देखें कि ये एक अच्छी साइन है कि अभी बैक टू बैक जो है कुछ आईपीओज भी आ रहे हैं, इसके हवाले से भी हम जानेंगे। और जो है अभी बजट भी आने वाला है, ये भी जानेंगे कि बजट के बाद मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी या उससे पहले होने के कुछ चांसेस हैं। ये सारी बातें हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, जमशेद हसन साहब, जो कि हेड ऑफ नॉर्थ हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में। उनसे हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर और साथ ही साथ आपके सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मिस नादिया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है मैं मार्केट के बारे में चाहूंगी कि एक ओवरव्यू जो है, जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए मिस नादिया, हम्म। मार्केट को समझने के लिए एक बुनियादी चीज जहन में ये रहनी चाहिए कि अ, जो ईरान यूएस वार रिलेटेड जो चीजें हैं हम्म। वो मेक इट और ब्रेक इट वाली चीजें हैं। हम्म। क्योंकि इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इस तरह से पड़ सकता है हाँ। कि अगर ये इसी तरह से अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करती है और हाँ। एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं और ये कुछ महीनों तो कैसे रहता है, तो उसके हम्म। असरात जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर होंगे वो इस तरह के होंगे कि जो फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ लेके जा सकते हैं, इन्फ्लेशन हाई हो सकती है, उससे हमारी आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशंस हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं, यानी हाँ। हमारे लिए टारगेट्स मजीद सख्त हो सकते हैं। ठीक। वो बजट को इम्पैक्ट कर सकती है, वो हमारी करेंसी को भी इवन के डिस्टेबलाइज कर सकती है। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि जिसकी वजह से मार्केट किसी भी सूरत इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकती कि अभी ये चीजें हमें सर्टेनिटी के साथ अंदाजा ना हो कि किस तरफ जा रही हैं और मार्केट परफॉर्म करे, ये नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अगर ये मसाइल हल हो जाते हैं, जंग खत्म हो जाती है, ऑयल सप्लाईज बेहतर हो जाती हैं, प्राइस ऑयल की प्राइसेस बेहतर हो जाती हैं, हम्म। तो उसका दूसरी तरफ आने वाला इम्पैक्ट, जिस तरह की पाकिस्तान का स्टेचर इंक्रीज हुआ है और जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ओपन हो सकती हैं, वो रिकोडिक से लेके वो ईरान के साथ पाइपलाइन और ट्रेड और उसके साथ हमारी पोर्ट्स के ऊपर बढ़ने वाली ट्रैफिक और हम्म। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल, वो सारी इतनी बड़ी चीजें हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बुल रन कंटिन्यू कर रहा है पिछले एक डेढ़ साल से, हम्म। वो उसका ना सिर्फ कंटिन्यूएशन बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है जो कि मार्केट को एक बहुत बड़े बुल रन में लेके जा सकता है। तो ये सही। दोनों चीजें ही हैं, यानी कि मार्केट में अगर ये जो ईरान यूएस मसाइल हैं ये हम्म। कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं, तो वो हाँ। पाकिस्तान की मार्केट को डाउनवर्ड री रेटिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। और अगर ये चीजें
पॉजिटिव की तरफ एंड करती हैं, तो वो पाकिस्तान की मार्केट जो ऑलरेडी बेहतर फजा में है, हम्म जिसका हम समझते हैं कि मार्केट को आगे बढ़ना चाहिए, उसका क्वांटम बहुत इंक्रीज हो सकता है। तो हम्म अब इस अच्छा, दूसरी तरफ ये आ जाता है कि चलें ये दोनों सिनेरियोज तो हैं, तो मार्केट इसे देख किस तरह से रही है कि क्या होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हम्म मार्केट अभी तक इसी चीज को फैक्टर इन कर रही है कि ये चीजें जल्द रिजॉल्व हो जाएंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। और ये हमें लास्ट जो हमारा स्टेट बैंक है, इसकी ऑक्शन में भी ये स्टांस नजर आया है, उसका जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने इंक्रीज किया है, पॉलिसी डिसीजन में भी ये हाँ चीज नजर आई है कि आप ये देख लें कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज तो किया, लेकिन उसके बाद आने वाली पीआईपीज की जो फिक्स्ड रेट के ऊपर ऑक्शन थी, तो बैंक्स ने थोड़ा बढ़ा के जब बिड्स की, तो सारी की सारी स्क्रैप कर दी एसबीपी ने, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में ये चीजें एड्रेस हो जाएंगी और फिर आगे इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ स्ट्रॉन्ग रखना या मजीद बढ़ाना जो है वो कार्ड्स पर नहीं है। यही हाल आप स्टॉक मार्केट में देख लें, तो स्टॉक मार्केट में भी नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर अब एक तो आप देख लें कि ये जो वोलेटिलिटी थी अब उतनी बड़ी नहीं रह गई, कि जो सही पहले एक बयान आया तो वो 5,000 पॉइंट ऊपर और 5,000 पॉइंट नीचे, अब हम्म वो 1,000-1,500 पॉइंट के अंदर वो चीज़ आ गई है। अब ओके लोअर साइड पे सेलर भी नजर नहीं आता, यानी कि रेट्स कम होते हैं, लेकिन अगर कोई भी चाहे कि थोड़ी सी भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी वो बाय करना चाहता है, तो आप बिड्स करें तो माल नहीं मिलता, रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये मार्केट के अंदर ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ ये उनकी आने वाले वक्त के हवाले से जो सोच है ये उसे रिफ्लेक्ट करती है कि लोग यहाँ बढ़ के बिड तो नहीं करते, लेकिन लोअर रेट्स पर बेचने को भी तैयार नहीं है। तो इसलिए मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो कर्टेल्ड है, और इसके साथ ये है कि वॉल्यूम्स भी नहीं है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है जो नजर आता है। जी सही मैम। बिल्कुल सर, आपने बात सही की है, लेकिन अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब शायद इसमें जो है ना मार्केट ने भी इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया है और इम्यून हो चुकी है। और इसी तरीके से वो कहते हैं ना कि बस अब यही है, इसी तरीके से चलना है। अब जैसे बजट आ रहा है, तो अगर बजट तक सेम सिनेरियो रहता है, कोई जैसे इस वक्त कोई अभी तक का हमें समझ नहीं आ रहा कि जंग इधर खत्म होने वाली है या नहीं है, अगर यही सिनेरियो रहता है, तो ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बजट के बाद मार्केट की स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या बजट के बाद अगर सिनेरियो यही रहता है, तो क्या स्टेबल होगी मार्केट, या फिर इसी तरह का सिनेरियो चल रहा होगा? उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी, अब देखिए ना कि ये अभी हमारा हम्म रिजल्ट सीजन आउट हुआ है, अब नेक्स्ट रिजल्ट्स आने में भी देर है, और हम्म दरमियान में जो आईएमएफ से डील थी वो भी हो चुकी है। अब हम्म नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक साइड पर देखें, तो वो बजट ही है। तो ठीक है। बजट के अंदर अब एक दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं, एक ये कि डायरेक्ट मार्केट के अंदर कोई फेवरेबल टैक्सेस के रेफरेंस से या कोई दूसरी चीज़ आ जाए, हम्म या फिर ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस कम करने की बातें होती रहती हैं, कभी सुपर सुपर टैक्स के टैक्स। रेफरेंस से आ जाती हैं। हम्म लेकिन अगर हम देखें तो अभी तक आईएमएफ के प्रोग्राम में जिस सेक्ट नंबर को हम अचीव नहीं कर पाते, वो हमारी टैक्स कलेक्शन ही है। तो हाँ अब तो जब ऑलरेडी हम टैक्स कलेक्शन वो पूरी नहीं कर पा रहे, शॉर्ट रहते हैं उसमें, हाँ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आईएमएफ को की टीम को कन्विंस करना कि हम कोई टैक्स कम कर दें, ऑलरेडी जो टैक्सेस हैं। तो हम्म इस हवाले से मेरे ख्याल में ये वक्त के साथ बिल्कुल ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी मार्केट की वोलेटिलिटी को भी और इसकी डायरेक्शन को भी, कि हम्म टैक्सेस के हवाले से ये बजट कैसा होगा। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि फिर आना शुरू हो जाती हैं इसके बारे में, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रपोजल्स जाती हैं हम्म और स्टॉक मार्केट की तरफ से प्रपोजल्स जाती हैं, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ओवरऑल जो भी है, और उसके ऊपर न्यूज़ निकलती हैं, तो बिल्कुल वो मार्केट की डायरेक्शन को भी सेट करेंगी, इसकी वोलेटिलिटी को भी। लेकिन मेरे ख्याल में बजट में टैक्सेस के हवाले से कोई बड़ा रिलीफ जो है वो एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। जी। हाँ ओके, सही सही बिल्कुल। और सर अभी ये आईपीओज आ रहे हैं, इनको किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें जो है पार्टिसिपेट करना कैसा है, और थोड़ा सा क्या फ्यूचर लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक जो है वो आईपीओज आ रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस पे भी आप कमेंट करें। जी जी, आईपीओस की दो चीजें हैं, एक तो
चीज आप लिक्विडिटी के हवाले से देखें। नॉर्मली पहले ये समझा जाता था मार्केट में कि जब भी कोई नए आईपीओज आते हैं और अच्छे आईपीओज हों तो लिक्विडिटी चूंकि वही शिफ्ट होती है तो मार्केट के अंदर काम कम हो जाता है, या जो ऑलरेडी लोगों के पास होल्डिंग है लोग थोड़ा कम करते हैं और उधर पार्टिसिपेशन के लिए। लेकिन अभी हम देखें कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है, कि ओके। बड़ी ही हेल्दी पार्टिसिपेशन नजर आई है अभी आईपीओ में। दूसरी तरफ ये है कि जो अभी कंपनीज हैं, जैसे कि पहले सितारा एनर्जी का आईपीओ था और अभी ये सर्विस लॉन्ग मार्च का है, ये दोनों ही बड़ी अच्छी कंपनीज हैं। सर्विस लॉन्ग मार्च भी अच्छी कंपनी है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेंगी स्टॉक मार्केट को भी। कि ऑयल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक कंपनी आ रही है जिसके ऊपर कोई पुराना बैगेज नहीं है सर्कुलर डेट का या कोई दूसरी चीज़ें, तो एक बिल्कुल फ्रेश एंट्री है। और दूसरी तरफ से जो सर्विस लॉन्ग मार्च है, ये भी ये रबर और टायर सेक्टर में एक नई कंपनी आ रही है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट कर रही है, एक्सपोर्ट्स कर रही है, इसके भी आगे काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो अच्छे हैं, पे आउट वगैरह भी देते हैं, यानी कि इनकी कंपनी जो पहले लिस्टेड कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये ये अच्छी कंपनीज हैं जी। सही, बिल्कुल। और जी यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके भी हम सवाल ले लेते हैं। जी राज, अपना सवाल करो प्लीज, जरा शॉर्ट सवाल कीजिएगा ताकि बाकियों को मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे आपसे ये पूछना है जी कि वालेकुम मैंने सलाम। आईपीओ भरे हैं 17,000 सितारा पेट्रोलियम के, क्या, और दूसरा सर ये पूछना था कि ये जैसे इसको रखना चाहिए या इसका क्या टारगेट प्राइस, ये क्या थोड़ी सी अचीवमेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करता हूँ। थैंक यू सर। जी देखें, कंपनी तो ये बहुत अच्छी है और तकरीबन 6 के मल्टीपल पे आपको ये शेयर्स मिले हैं, महंगा भी नहीं है इतना। और जितना ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट था वो आपका शेयर ये अच्छा ऊपर जा सकता है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले का पर्सपेक्टिव नहीं है आपका, तो आपको ये अगर यहाँ से 30 to 40% का फर्दर गेन दे तो बिल्कुल आप इसे बुक करें, और भले पार्शियली बुक कर लें। और अगर ये आपके पोर्टफोलियो में कंपनी पड़ी भी रहेगी तो मेरे ख्याल में ये आपको आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि ये कंपनी जो है इनका आगे डीलर नेटवर्क भी इंक्रीज कर रहे हैं और ग्रोथ के इनकी स्ट्रेटजी है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रह सकती है जी। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी मुकीत, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है इस जंग की वजह से, तो अब अभी इवन इफ अगर अभी एग्रीमेंट कोई हो भी जाता है तो आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस जो पुरानी प्री वॉर जो कीमत थी $60 के अराउंड, वहां तक आने में उसको काफी टाइम लगेगा। तो ये इन्फ्लेशन है, ये तो अभी लिंगर ऑन करेगी। तो आप इंटरेस्ट रेट को कहाँ तक जाता देख रहे हैं और ये बैंक्स के लिए कितना कैसा होगा इसका असर? ये चीज बताइए। जी देखें, इसमें अगर ये तो आपकी बात बिल्कुल ये दुरुस्त है कि अगर ये फौरी तौर पर वार ख़त्म भी हो जाती है तो ऑयल की सप्लाईज को पूरी तरह से बहाल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं चूंकि ये लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी होती हैं, और ये मोस्टली जो आने वाले वक्त में चीज़ चेंज हो सकती है उसे पहले से फैक्टर इन करना शुरू कर देती है। तो स्टॉक मार्केट पे तो वार का ख़त्म होना, इसका इम्पैक्ट फौरी आएगा और मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो अभी इन्फ्लेशनरी इसका प्रेशर है, एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज होने का, तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। देखिए, अभी तक तो 100 के अराउंड ऑयल की प्राइसेस होने के बावजूद अ, जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 10.9, यानी कि हमारा रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी पॉजिटिव है, और और ये फैक्टर इन हो चुका है। अब अक्सर मसला ये है कि प्राइसेस फर्दर स्पाइक ना करें, यानी कि अगर ये बहुत तेजी से नीचे नहीं भी आती तो इनका अभी जो इकोनॉमी को रियल रिस्क है वो ये है कि ये प्राइसेस स्पाइक ना कर दें और फर्दर हमें इसका आने वाला जो इम्पैक्ट है वो प्राइसेस की शक्ल में इकोनॉमी के अंदर आए और इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज ना कर जाए। तो अगर वो चीज़ नहीं आती
तो ये इटसेल्फ ना तो इंटरेस्ट रेट पे यानी पॉलिसी रेट पे प्रेशर होगा और ना ही फर्दर ये इन्फ्लेशन को खींच सकेगी। तो इसलिए जो वॉर का ख़त्म होना जो है वो इन प्राइसेस के ऊपर प्रेशर को ख़त्म करेगी। और ये 90 से बिलो तो फौरी तौर पर ऑयल की प्राइसेस आ जाएंगी। तो 90 से बिलो आने के सूरत में भी हमारे जो हमने पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज की हुई हैं इनमें कमी भी आ जाएगी। तो जब कमी आएगी तो वो इन्फ्लेशन को भी कम करना शुरू कर देगी। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट करेगी। जी बहुत शुक्रिया जी। जी फैसल रजाक अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल ये है, आज मुझे मेरे पास रफान में इसके शेयर्स हैं कुछ, तो आज मुझे निशात ग्रुप की तरफ से एक पोस्ट सेव हुई है जिसके अंदर वो डायरेक्ट ऑफर कर रहे हैं शेयर्स बाय करने के लिए। तो आई थिंक 280 रुपीज़ जो है ना इजाफी दे रहे हैं पर शेयर, जो अभी रेट जो जिस रेट पे मैंने बाय किया था उससे अबव। तो इसका मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि क्या मुझे ये सेल कर देने चाहिए अगर रेट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, या अगर ये किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करिए। थैंक यू। देखिए रफान बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं उन्हीं में से एक कंपनी है। अगर ये आपके पास पड़ा रहे, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखते हैं तो ये बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहे, ये अच्छा स्टॉक है, आपको आने वाले वक्त में ये गेन ही देगा। बाकी ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जैसे अभी मार्केट से ऊपर, क्योंकि ये आपको को मालूम है कि ये कंपनी के शेयर्स की डील हुई है, निशात ग्रुप ने ये खरीदे हैं, तो वो जाहिर है कि जनरल पब्लिक से भी फिर मैंडेटरी होता है एक ऑफर करना। तो ये वो पब्लिक ऑफर है। तो बाकी ये शेयर अगर आप रख लें तो ये अच्छा शेयर है, ये आपको आने वाले वक्त में अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जी ठीक है जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ कमेंट में किसी ने सवाल किया है, हेस्कॉल कहाँ तक जा सकता है? देखिए हेस्कॉल न्यूज़ बेस्ड स्टोरी बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर सब्सटेंस तो उतना नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ कमेंट करना मुश्किल है। और ये भी मार्केट में रूमर्स हैं कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के जिन्होंने होल्ड किया हुआ था उन्होंने भी शायद कुछ अपने स्टेक कम किए हैं। तो इसके ऊपर शायद कोई बात करना मुनासिब ना हो, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल रीजन नहीं है। जी जी सही। जी रऊफ साहब, आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है सर, बड़ी इंफॉर्मेटिव होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुल्तान के लिए दुआ करें, आपके यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, आम पक रहा है यहाँ पे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर्ल कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उसका क्या आगे फ्यूचर हो सकता है सर। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। देखिए सेल के ऊपर पॉजिटिव्स तो काफ़ी हैं। कुछ अच्छे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट उनका भी देखने को मिलता है। बाकी इसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है, काफ़ी कुछ है। तो मेरे ख्याल में इन रेट्स पे बुरा नहीं है अगर आपके पास पड़ा रहे, तो यहाँ से 25-30% का गेन ये आने वाले वक्त में ये दे सकता है। जी सही। थैंक यू सो मच सर, यू आर अ काइंड मैन सर, थैंक यू। जी बेहतर अच्छी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ सवाल हैं वो मैं पूछ लेती हूँ। एनसीपीएल का बता दें, और जो है एक दो स्टॉक और हैं, उसका पहले एनसीपीएल का बता दें। देखिए निशात चुनिया पावर और निशात पावर जो है ये कंपनीज, इनका ये आने वाला रिजल्ट जो है ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें फुल इम्पैक्ट आएगा कि जो इनकी सेल्स हुई हैं। अब आगे जो कुछ डीलर्स से ये जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये लोग डिक्लेयर तो नहीं करते अपने नंबर्स, जैसे कार सेल्स के नंबर आते हैं तो ये कंपनीज वहां पर अपने इनके नंबर्स नहीं हैं अवेलेबल। तो जो नई बुकिंग है वो पहले जितनी तो नहीं चल रही, सही। थोड़ी उससे कम है। हम्म। और क्योंकि कंपटीशन भी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इन कंपनीज में पोटेंशियल तो है इन रेट्स से। इन्वेस्टर के लिए बुरा नहीं है, और स्पेशली अगला रिजल्ट सुनना चाहिए इसका जून का, क्योंकि वो इसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट के साथ आएगा। तो
अपसाइड तो इनकी है, जो पहले हाई लगे थे वो भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो टेस्ट हों या वो ये उनसे ऊपर भी जाएं। हम्म। तो इस तरह से है। सही। और सर वेव्स कॉरपोरेशन का भी पूछा है और बीओपी का, इसका भी बता दें कि बीओपी भी कहाँ तक जाएगा, वेव्स कॉरपोरेशन का भी क्या है। हाँ, वेव्स कॉरपोरेशन पे तो मैं शायद कुछ ना बता सकूं। और अलबत्ता बैंक ऑफ पंजाब का ये है कि आप देखें कि इसकी 1 रुपये 40-50 पैसे क्वार्टर की अर्निंग, तो इस तरह से अगर यही कंटिन्यू कर जाए तो ये 5.5-6 रुपए की अर्निंग के ऊपर, और अगर ये 3-3.5 रुपए डिविडेंड भी दे दे साल में, तो ये बुरा नहीं है। इन रेट्स पे 30-35 की रेंज में सही। ये अच्छा है। और आगे अगर कोई ग्रोथ आती है फर्दर, तो ये 40+ इसका रेट भी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में ये इस रेंज में बाय किया जा सकता है। ये मुनासिब रेट पे महंगा नहीं है। जी। बिल्कुल। और सर ये बताएं, अब क्या लग रही है मार्केट, लाइक थर्सडे फ्राइडे, क्या मार्केट को देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और क्या टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे, तो ये सारा कुछ बताएं। देखिए, मार्केट में एक तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि बढ़ती हुई मार्केट में स्टेक ज्यादा इमोशनल होके, अग्रेसिव होके इंक्रीज ना हाँ। करें। ओके। ठीक है। और अभी चूंकि ईरान यूएस जो चीज चल रही है, जो इशारे मिलते हैं वो तो यही है कि फौरी तौर पर शायद यहाँ से कुछ ना निकले। ये इतना अभी तक यही होता रहे कि ये वॉर इंक्रीज ना हो, एक दूसरे के ऊपर टारगेट्स इंक्रीज ना हो, हाँ। और ऑयल की प्राइस स्पाइक ना करे। अगर ऑयल 100 के नीचे रहता है तो मार्केट के लिए ये रेंज जो है ये ठीक है। 100 के सही। करीब भी हो, यानी कि 102, जैसे अभी 102 पर है, 98 102 की रेंज पे रहे, तो ये जो अभी रेंज है ये होल्ड कर सकती है। ये 1,71,72,000 और नीचे 1,67,000 का एरिया जो है, इसके अंदर ये प्ले कर सकती है मार्केट। लेकिन अगर कोई भी स्पाइक हो तो मार्केट मार्केट लोअर साइड पे 1,62,63,000 के एरिया में भी जा सकती है। तो बाइंग इस तरह से करनी चाहिए कि नीचे बंदे के पास कैपेसिटी हो कि अगर उस रेंज में जाए हाँ। तो बाय कर सके। मेरे ख्याल में अगर ये वॉर स्टार्ट नहीं होती, जिसका कि ज्यादातर इम्कान यही है कि स्टार्ट नहीं होगी, और प्राइस बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करती ऑयल की, एक एक 110 या उससे ऊपर, तो फिर ये जो 1,60,61,000 का लो बन चुका हुआ है, यही लो इंटैक्ट रहना चाहिए अगली मूव तक के लिए। सही। तो अ, तो इसमें एक स्ट्रेटजी तो यही कि अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए, लोअर साइड पे बाय करना चाहिए। अच्छा, सही। बाइंग में जो स्टॉक्स हैं वो एनर्जी स्टॉक्स हैं, पीपीएल है, ओजीडीसी है, हम्म। मारी है मेरे ख्याल में। और साइक्लिकल्स पे भी, क्योंकि अभी जो भी इम्पैक्ट आएगा अगर वॉर रिजॉल्व होती है और उससे फिर दोबारा हमारे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, तो वो साइक्लिकल्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो उसमें हमारा डीजी खान सीमेंट है, मेपल लीफ है, लकी है, ये कंपनी भी लाइमलाइट में रहनी चाहिए। ऑटोज के अंदर जीएचएनआई है, गाल है, हमारी एनपीएल है, एनसीपीएल है। और जो बहुत क्वालिटी स्टॉक्स में रहना चाहें तो फिर उनके लिए तो इंडस और साजगार भी हैं। ओके। सही। तो इन स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स भी अगर कोई प्रेशर में थोड़ा, जैसे मार्केट गिर जाती है, तो उसमें यूबीएल है, मीज़ान है, उनके अंदर जाया जा सकता है। तो मेरे के नज़दीक ये है कि जो बहुत अभी स्टोरी वाले स्पेकुलेटिव वो स्टॉक्स हैं कि जो कहानी पे चलते हैं, जब मार्केट का बिल्कुल सेंटीमेंट बनता है तो उसमें चलते हैं, उसमें आप पेल ले लें, उसमें ट्रीट हो सकता है, और कई कंपनीज ऐड की जा सकती हैं। सही। तो उनमें उसी सूरत में कि जब हालात बेहतरी की तरफ चल पड़े तो उसमें फिर उस वक्त इन्वेस्ट करना एंट्री चाहिए। लेनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने एक बात की, बस यहाँ पे मैं खत्म करूंगी, कि आपने कहा कि अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके बाइंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा लोअर साइड पे भी वो करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा मार्केट में मजीद डिप आने के चांसेस हैं अभी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये अगर अभी एक ऑप्टिमिज्म ये मार्केट को होल्ड किए हुए है कि ट्रम्प चाइना जा रहे हैं, हम्म। अब वो चाइना पहुंचते हैं, वहां से भी अगर वो बगैर कुछ इसके ऊपर मूवमेंट हुए सही। यूएस ईरान मामलात के ऊपर, हाँ। तो फिर वो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा मायूस हो और थोड़ा ओके। नीचे रेट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा एहतियात से काम करना चाहिए, बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ। होप यही है, मार्केट यही समझती है कि चूंकि अभी एक दफा बार हो चुकी है, तो बस ये पोजीशंस की बात है कि दोनों ही अपनी अपनी अभी जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन सही। ये जो ब्लॉकेड है
वो भले यूएस ने ब्लॉकेट किया हुआ है ईरान का, या ईरान ने सप्लाई रोकी हुई है पूरी दुनिया की हॉर्मस से, तो ये कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी को लेके आएगा कि थोड़ा वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करे। सही वॉर मतलब वॉर हुए बगैर और फ्लेक्सिबिलिटी। सही सही बिल्कुल इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया सर आपका। जी और जी साथ ही साथ जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।